नमस्कार, मैं हूँ भीष्म कुमार और आप देख रहे हैं लाइफ साइंस क्लासेस। छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य में मादा जनन तंत्र के बारे में। मनुष्य के मादा जननांग में कौन कौन से अंग होते हैं और ये अंग कहाँ पाए जाते हैं, इन अंगों का क्या कार्य है, ये सब कुछ इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत ये संरचनाएं होती हैं। कौन कौन सी संरचनाएं हैं? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और भग। इसमें से अंडाशय और अंडवाहिनी ये दो संरचनाएं जोड़े में होती हैं, यानी एक एक पेयर होती हैं, जबकि गर्भाशय, योनि और भग ये सिंगल स्ट्रक्चर होता है। अंडाशय मुख्य जननांग है और अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और भग ये सहायक जनन संरचनाएं हैं जो जनन में मदद करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडाशय क्या होता है। ह्यूमन फीमेल में एक जोड़ी अंडाकार अंडाशय पाया जाता है। ये पेल्विक कैविटी में यूट्रस के दोनों ओर व्यवस्थित होते हैं। ये संरचना है एक मादा जनन तंत्र की। इसमें एक जोड़ी अंडाशय, ये अंडाकार संरचनाएं हैं। इनका जो आकार होता है ये लगभग अंडाकार चपटी सी बादाम के गिरी की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं और इनकी लंबाई लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर और मोटाई 8 मिलीमीटर की होती है। अंडाशय एक ठोस संरचना होती है जो बाहर से पेरिटोनियम के आवरण से ढकी हुई होती है। ये अंडाशय एक तरफ तो ये ओवेरियन लिगामेंट है, इसको कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट और पेरिटोनियम की झिल्ली यानी ये मेसेंट्री कहलाती है। एक तरफ ये मेसेंट्री और लिगामेंट द्वारा यूट्रस से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ पेरिटोनियम के आवरण द्वारा इधर बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से दोनों अंडाशय अपने अपने जगह पे फिक्स होते हैं और इस अंडाशय में अंडाणु बनते हैं और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का भी संश्लेषण होता है। इसलिए अंडाशय मुख्य जननांग होते हैं। इनको गोनेड्स कहते हैं। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी काम करते हैं और प्रत्येक अंडाशय में हर महीने एक अंडाणु बनता है और ये दोनों अंडाशय अल्टरनेट में अंडाणुओं का जनरेशन करते हैं। दूसरी संरचना है अंडवाहिनी, इसे ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट क्या है? तो नाम से ही पता चलता है कि वाहिनी है, एक नलिका है। ये एक मांसपेशियों की बनी हुई नलिका होती है जो अंडाशय से शुरू होती है और पीछे की तरफ जाके ये गर्भाशय के ऊपरी भाग से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इस ओविडक्ट का जो प्रारंभिक भाग है ये चौड़ा होता है, कीपनुमा होता है और इस चौड़े भाग को कहते हैं इनफंडीबुलम। ये चौड़ा भाग इनफंडीबुलम कहलाता है और इस इनफंडीबुलम से कुछ उंगली के सदृश संरचनाएं निकली हुई होती हैं और ये संरचनाएं कहलाती हैं फिम्बरी। जैसा कि यहाँ पर इस अंडाशय के चारों तरफ ये इनफंडीबुलम है और इनफंडीबुलम से उंगली की तरह संरचनाएं निकली हुई हैं जिन्हें फिम्बरी कहते हैं। ठीक है, तो इनफंडीबुलम पीछे की तरफ बढ़ता है और एक चौड़ी सी कैनाल में खुलता है। इस कैनाल का नाम है एम्पुला। इस कैनाल को कहते हैं एम्पुला। ये एम्बुला पूरे ओविडक्ट का लगभग 3/4 भाग बनाती है, यानी 3/4 भाग एम्पुला होती है। काफ़ी चौड़ी और मस्कुलर डक्ट होती है और पीछे की तरफ जाके एक छोटी सी सकरी संरचना जिसे इस्थमस कहते हैं और ये इस्थमस में जा कर के जुड़ जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक गर्भाशय के दोनों ओर दोनों अंडाशय से लगी हुई 2 ओविडक्ट पाई जाती हैं। ओविडक्ट का जो प्रारंभिक भाग होता है उसे इनफंडीबुलम कहते हैं। इनफंडीबुलम से फिम्बरी निकली हुई होती है और इसके शेष भाग को यानी एम्पुला और स्थमस को इनको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब की जो दीवार होती है ये उपकला ऊतकों की बनी होती हैं और इस उपकला ऊतक में सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स होती हैं, यानी कि इनके स्वतंत्र सतहों पर सीलिया पाए जाते हैं और सीलिया की गति से ही इसके अंदर एक मूवमेंट शुरू होता है जो अंडाणु को इस ओविडक्ट से यूट्रस में ले जाने का काम करता है। प्रत्येक महीने इस अंडाशय में अंडाणु बनते हैं और बाहर की तरफ रिलीज होते हैं जो फिम्बरी के द्वारा कैच कर लिए जाते हैं और इसी
फैलोपियन ट्यूब की मस्कुलर जो वाल है और इनकी जो अंदर सीलिया पाए जा रहे हैं, इनके मूवमेंट से अंडाणु धीरे धीरे मूव करके यूट्रस की तरफ पहुंचता है। ये जो इस्थमस है काफ़ी सकरा भाग होता है और पूरे फैलोपियन ट्यूब का 1/3 भाग बनाता है। जब निषेचन की क्रिया होती है तो इसी फैलोपियन ट्यूब में स्थमस और एम्पुला के जंक्शन पे होती है, यानी स्थमस और एम्पुला जहाँ पर जुड़ते हैं वहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब अंडाशय से अंडाणु को कैच करता है और यूट्रस की तरफ ले जाने का काम करता है। हाँ, तो तीसरी संरचना क्या है? गर्भाशय, इसे यूट्रस कहते हैं। ये यूट्रस एक सहायक जननांग है। इस यूट्रस में ही चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। ये यूट्रस एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, त्रिकोणाकार संरचना होती है। इसका जो ऊपरी भाग होता है, इसका ऊपरी भाग चौड़ा, जबकि निचला भाग धीरे धीरे सकरा होता जाता है। इसकी जो साइज होती है, लंबाई इसकी लगभग 7.5 सेंटीमीटर होती है, यानी ऊपर से नीचे तक इसकी लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। इसकी अधिकतम चौड़ाई 5 सेंटीमीटर की होती है, यानी कि 7 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा एक भाग है। ये पेल्विक कैविटी में इसके आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर और पीछे की तरफ रेक्टम होता है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में थैलीनुमा संरचना के रूप में स्थित होता है। इसमें 3 भाग होते हैं। इसका ऊपरी भाग फंडस कहलाता है। इस यूट्रस का जो मुख्य भाग होता है उसको बॉडी या कार्पस कहते हैं। नीचे की तरफ आते आते ये यूट्रस सकरा हो जाता है और इस सकरे से भाग को कहते हैं सर्विक्स। यानी यूट्रस में 3 भाग होते हैं, फंडस, कार्पस और सर्विक्स। ऊपरी भाग फंडस, मध्य का भाग कार्पस और निचला भाग सर्विक्स। यूट्रस की दीवार काफ़ी मोटी होती है और इसकी दीवार में 3 परतें पाई जाती हैं। एक मोटी दीवार होने के कारण यूट्रस के अंदर जो कैविटी बनती है वो काफ़ी पतली कैविटी, एक सकरी सी कैविटी हो जाती है। तो कार्पस रीजन में जो कैविटी होती है थोड़ी चौड़ी होती है, लेकिन सर्विक्स भाग में कैविटी एक पतली सी नलिका के रूप में रह जाती है। तो इसकी दीवार में जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? इस दीवार का सबसे बाहरी भाग पेरीमेट्रियम, मध्य का भाग मायोमेट्रियम। इसको मायोमेट्रियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मांसपेशियों का बना होता है। और सबसे भीतर का भाग होता है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इसलिए कहते हैं क्योंकि यूट्रस की सबसे आंतरिक परत होती है और ये हाईली वैस्कुलराइज परत होती है, इसलिए हमने इसको रेड कलर से दिखाया है। निषेचन के बाद में भ्रूण का इम्प्लांटेशन इसी एंडोमेट्रियम में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यूट्रस में 3 परतें हो जाती हैं, बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम और भीतर एंडोमेट्रियम। गर्भाशय का जो मुख्य काम होता है ये होता है एम्ब्रियो को एक हैबिटेट प्रोवाइड करना, क्योंकि निषेचन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इसी गर्भाशय के अंदर होता है। और गर्भाशय में पेशीय दीवार यानी मायोमेट्रियम होने के कारण ये अत्यधिक डिस्टेंसिबल होती है, यानी कि इसमें फैलने की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि एक छोटे से 7 सेंटीमीटर के पाउच में एक बड़े से एम्ब्रियो का निर्माण होता है और चाइल्ड बर्थ तक बच्चे का जो आकार लगभग 1 फीट का हो जाता है वो इस 7 सेंटीमीटर की संरचना में समाहित रहता है, क्योंकि ये अत्यधिक प्रसार्य होती हैं। और प्रसार्य होने का कारण क्या है? इसमें मायोमेट्रियम का पाया जाना। एंडोमेट्रियम क्या करता है? जो फर्स्ट जब इम्प्लांटेशन होता है उस समय ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। गर्भाशय का जो निचला भाग होता है जिसे सर्विक्स कहते हैं, ये काफ़ी सकरा होता है और यहाँ पर इसकी कैविटी पतली हो जाती है, एक कैनाल के रूप में होती है। अगला टॉपिक है योनि या वेजाइना। वेजाइना क्या होती है? जो वेजाइना होती है 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है और गर्भाशय की तरह हाईली मस्कुलर होती है। इसमें भी मायोमेट्रियम पाई जाती है, जिससे ये भी अत्यधिक डिस्टेंसिबल होती है, अत्यधिक प्रसार्य होती है और बाहर की तरफ एक ओपनिंग के द्वारा खुलती है। उस ओपनिंग को कहते हैं वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है, जब इसमें चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम क्या होता है कि जैसे जैसे गर्भाशय की दीवार
में फैलाव शुरू होता है, वैसे वैसे वेजाइना की दीवार में भी फैलाव होता है और बेबी का यानी जो इसके अंदर चाइल्ड है उसका बर्थ आसानी से हो जाता है। तो सर्विक्स के अंदर जो एक पतली सी कैविटी पाई जाती है और वेजाइना की जो कैविटी होती है, ये दोनों कैविटी एक साथ मिलकर के बर्थ कैनाल कहलाती है। यानी सर्विक्स और वेजाइना की कैविटी को कहते हैं बर्थ कैनाल। ये वेजाइना बाहर की तरफ वेजाइनल ओरिफिस के द्वारा खुलती है और इसी वेजाइनल ओरिफिस पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हाइमन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वेजाइना। और इसके ओपनिंग पर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसे हाइमन कहते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जब मेल का पेनिस इस वेजाइना में एंट्री करता है तो ये हाइमन टूट जाता है और रक्तस्राव होता है। लेकिन ये हाइमन खेलने से, साइकिल चलाने से, अत्यधिक ज़्यादा भार उठाने से, दौड़ लगाने से, कूदने से, कई अन्य कारण भी हैं इसके टूटने के। तो पहले ये हाइमन का होना वर्जिनिटी का एक प्रमाण माना जाता था, लेकिन अब के समय में जो अभी कारण बताया, इन कारणों से ये हाइमन टूट जाता है, तो ये कोई वर्जिनिटी का प्रमाण नहीं है। इस प्रकार से जो वेजाइना होती है एक कैनाल है और ये चाइल्ड बर्थ के लिए यानी बर्थ कैनाल का काम करती है। इसके साथ साथ ह्यूमन फीमेल में प्रत्येक 28 दिन के अंतराल पे मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो भी इसी वेजाइनल कैनाल के द्वारा बाहर निकाला जाता है। और इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम मेल का पेनिस इस वेजाइना में एंट्री करता है और यहाँ पर स्पर्म को इंजेक्ट कर देता है और स्पर्म यहाँ से यूट्रस में पहुँच जाता है। इस प्रकार वेजाइना जनन में एक सहायक अंग का काम करती है। नेक्स्ट है भग, वल्वा कहते हैं। ये वल्वा फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स की एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होती है, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की बाहरी संरचना होती है उसे वल्वा कहते हैं। और इसके अंतर्गत और जो हमने अभी 4 हेडिंग पढ़ा, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना, ये आंतरिक संरचना होती हैं। तो वल्वा क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। इसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं? इसमें पहली संरचना है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस क्या होता है? ये एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में ये सबसे ऊपर का एक मस्कुलर सबकुटेनियस पार्ट होता है, इसमें वसा का जमाव होता है और गद्दीदार भाग होता है। जब प्यूबर्टी आती है तो ये रीजन अधिक डेवलप होने लगता है और इस पर छोटे छोटे और इस पर महीन हेयर्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जिन्हें प्यूबिक हेयर कहते हैं। दूसरी संरचना है लेबिया मेजरा। लेबिया मेजरा क्या होता है? एक मस्कुलर फोल्ड होता है जो मोन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ बढ़ता है और इस पर भी हेयर पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और यही लेबिया मेजरा ये ह्यूमन के यानी कि मेल के स्क्रोटम के समकक्ष होता है। और तीसरा है लेबिया माइनरा। लेबिया माइनरा क्या होता है? जो लेबिया मेजरा के मस्कुलर फोल्ड होते हैं उन फोल्ड के बीच में एक पतली सी मस्कुलर फोल्ड होती है जो वेजाइनल ओरिफिस के चारों तरफ से घेरे रहती है। और इस लेबिया माइनरा पर ना तो सेबेसियस ग्लैंड होती है, ना स्वेट ग्लैंड होती है और ना ही कोई हेयर्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल लेबिया माइनरा के द्वारा घेरा हुआ एक संरचना है जो कि एक वर्टिकल पोर्स के रूप में दिखाई पड़ता है और इसी पोर में वेजाइना बाहर की तरफ खुलती है। इसी को कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जहाँ होता है वहाँ पर वेजाइना की वाल में बर्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं और ये बर्थोलिन ग्लैंड्स जो होती हैं कुछ अम्लीय तरल का स्राव करती हैं। इसके साथ साथ वेस्टिब्यूल में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वेस्टिब्यूल का स्राव करते हैं। और लास्ट की संरचना है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस कहाँ पाया जाता है? ये जहाँ पर लेबिया माइनरा एक दूसरे से मिलते हैं तरफ ये एक बेलनाकार मस्कुलर आर्गन पाया जाता है। ये एक सेंसिटिव आर्गन्स होता है जो ह्यूमन के मेल के पेनिस के समजात माना जाता है। तो इस प्रकार से ये मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, वेस्टिब्यूल और क्लाइटोरिस मिलकर के वल्वा का फॉर्मेशन करते हैं जो कि इनकी एक्सटर्नल जेनेटिलिया होती है। यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।